नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 85 जो है उसका ये कहना है कि पार्लियामेंट जो है उसके 2 सेशंस के बीच का जो टाइम है वो कभी भी 6 मंथ से ज्यादा का टाइम जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है आपका आर्टिकल 85। ठीक है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही खुद ही कह रहा है कि जो हमारी 2 पार्लियामेंट्री मीटिंग्स जो है उनके बीच का टाइम पीरियड कभी भी 6 महीने से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरे वर्ड्स में देखा जाए कि जो हमारे सेशंस होते हैं उनके बीच का टाइम पीरियड कभी भी 6 मंथ से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 हमारे सेशंस होते हैं। बीएमडब्ल्यू से मैंने आपको बहुत बार बताया कि बीएमडब्ल्यू से याद रखो उसको, बी से बजट, देन मॉनसून एंड देन विंटर सेशन। ठीक है, तो 3 सेशन जो है ये हमारे होते हैं। और इसी के रिगार्डिंग जो है मैंने आपको जो चीज समझानी है वो ये है, एक तो आपको सेंशर मोशन समझाना है और साथ में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन समझाना है और उसी के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है। ठीक है, तो जब भी आपके ये जो सेशंस वगैरह होते हैं तो यहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग जो है एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट में 2 बार जो है वो जरूर आते हैं। ठीक है, पहली बार कब? जब आपका ईयर का जो फर्स्ट सेशन जो होता है, ठीक है, ईयर का फर्स्ट सेशन जब भी होता है तो ईयर का फर्स्ट सेशन जनरली कौन सा होता है? मोस्टली ऑलमोस्ट हमेशा ही आपका बजट सेशन जो होता है वो ईयर का पहला सेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो इसमें जब प्रेसिडेंट आते हैं एक तो तब आते हैं, दूसरा कब आते हैं? जब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा जो सेशन में आती है। तो ठीक है, मान लो सारे इलेक्शंस वगैरह हो गए तो जब प्रेसिडेंट कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, जब पार्लियामेंट कर रहे थे तब भी बताया था कि जब सारी इलेक्शंस वगैरह हो गए, लोकसभा के सारे मेंबर्स जब आ गए यहाँ पे, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको संबोधन करने के लिए यहाँ पे आएंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, और जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक हाउस के लिए आएंगे। ठीक है, वो दोनों हाउसेस जो होते हैं उनको एक साथ बुला लिया जाता है, उनकी कंबाइंड मीटिंग होती है, देन अपनी प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देके जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, और चले जाते हैं, फिर दोनों हाउसेज अपने अपने हाउसेज में चले जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में आ जाती है और जो राज्यसभा होती है वो राज्यसभा में चली जाती है। ठीक है, तो ज्वाइंट मीटिंग के बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है अपना क्या कहते हैं वो देके क्या कहते हैं अपना जो स्पीच जो होती है वो देके चले जाते हैं। ठीक है, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा में भी, और जब फर्स्ट सेशन होता है तब भी मैंने आपको बताया था वो आते हैं तो यहाँ पे वो स्पीच देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन कौन सा होता है? बजट का। ठीक है, तो अभी रिसेंटली बजट जो है वो आके गया तो आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट जो है, पहले प्रेसिडेंट आए, उन्होंने पूरा बताया। बेसिकली जो उनकी स्पीच होती है ना, वो क्या चीज होती है? जो हमारे देश की एग्जेक्टिव जो होती है, ठीक है, एग्जेक्टिव मैंने बताया ना जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह वो सारे आते हैं, उन्होंने 1 साल के अंदर देश के लिए क्या क्या किया, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो इनकी स्पीच में होती है। ठीक है, वो जो है वो इनकी एग्जेक्टिव की स्पीच होती है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट क्या कर रहे होते हैं? जो आपके देश की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो देश की सरकार होती है या जो देश को चला रही होती है सरकार, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया सरकार होने में और एमपी होने में फर्क होता है। ठीक है, एमपी कौन होता है? एमपी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सरकार में हो और ऐसा भी हो सकता है कि ऑपोजिशन में हो। ठीक है, तो एमपी होना अलग बात है, सरकार होना अलग बात है। सरकार होने का मतलब क्या होता है कि एग्जेक्टिव का मतलब ही सरकार होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो सरकार ने काम किया पिछले साल, ठीक है, तो वो सारा जो है वो अपनी स्पीच में वो बता के जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो बोल के चले जाते हैं तो जितने भी एमपीज होते हैं ना, उनको एक मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो पास करवाना होता है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट आए, अपना टाइम निकाल के हमारे लिए प्रेसिडेंट आए और उन्होंने जो है ये सारी बातें जो है वो की। ठीक है, तो एक मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो पास करवाया जाता है, वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट आए हमारे लिए तो उन्होंने ये सारी बातें जो है वो की। ठीक है, अब लेकिन मान लो क्या होता है कि ये वोट ऑफ थैंक्स जो है ये पास नहीं होता। ठीक है, अगर वोट ऑफ थैंक्स जो है ये पास नहीं होता तब क्या होगा? सेंशर मोशन जो है वो लाया जाता है। ठीक है, सेंशर मोशन ठीक है, सेंशर मोशन का मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट ने जो बातें की, ठीक है, प्रेसिडेंट ने क्या बातें की थी जो एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया पूरे पिछले साल में। ठीक है, अब वो सेंशर मोशन जो है वो किस तरीके से आ गया कि अगर ये वोट ऑफ थैंक्स जो है ये पास नहीं हो पाया, ठीक है, लोगों ने क्या कर दिया? शेम कर दिया। ठीक है, बेसिकली आप देखते हो कि वो जो एक सरकार जो है वो बोल रही होती है, जब एक एमपी बोल रहा होता है, अगर वो बीच में कुछ झूठ बोल देता है या उसकी बात जो है कोई ऐसी झूठी जो है वो सामने आ जाती है तो उसको जो है शेम करके दूसरे जो होते हैं वो ऐसे करने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी पार्टी वाले। तो अगर वो जो है वोट ऑफ थैंक्स जो है उसका पास ना होने का मतलब यही होता है कि प्रेसिडेंट ने जो बातें बोली,
वो बातें जो थी वो गलत थी, ठीक है। या प्रेसिडेंट ने जो इन्होंने नहीं किया था कुछ ऐसी बात जो है वो बोल दी। वो क्यों बोली? क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट को बोला था कि हमने ये तो ये कर दिया है, ठीक है। अब दूसरे जो है उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने ऐसा जो है वो नहीं किया था, तो इसका मतलब क्या होगा कि वोट ऑफ थैंक्स जो है वो पास नहीं हुआ। जैसे ही वोट ऑफ थैंक्स जो है पास नहीं हुआ, सेंशर मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब जब ये आपका सेंशर मोशन जो है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, इसको एक साथ समझना, थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में, ठीक है। सेंशर ऑफ मोशन जो है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है। सेंशर ऑफ मोशन जो है इसको इंट्रोड्यूस होने के लिए कोई ना कोई रीजन होना जो है वो इसके लिए जरूरी है। यहां पे रीजन क्या बनता है कि प्रेसिडेंट ने जो बात बोली, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने उनको जो है ये बात बोलने को बोली थी, लेकिन प्रूफ हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव ने वो चीजें जो है जो इन्होंने बोल दिया कि हमने ये काम किए थे, वो काम एग्जीक्यूटिव ने नहीं किए थे, तो एक रीजन मिल गया उनको, उस वजह से सेंशर मोशन आया, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस होने के लिए एक रीजन जो है उसकी जरूरत होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है कि जब एमपीज को अपनी सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस ही ना रहे, ठीक है, सेंशर मोशन के बाद जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये आता है। अगर सेंशर मोशन पास हो जाता है तब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ठीक है, कि ये सेंशर मोशन पास हो गया कि ये तो वोट ऑफ थैंक्स नहीं दिलवा पाए। क्यों नहीं दिलवा पाए? क्योंकि इन्होंने वहां पे झूठ बोला था, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई रीजन नहीं होता, नो रीजन रिक्वायर, नो रीजन रिक्वायर। जब ये मोशन आता है तब इनको जो है अपनी मेजॉरिटी जो है वो पेश करनी पड़ती है, प्रेसिडेंट के सामने अपनी मेजॉरिटी जो है वो शो करनी पड़ती है, या स्पीकर के सामने अपनी मेजॉरिटी जो है वो शो करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रीजन चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी रीजन जो है वो नहीं चाहिए। उसके अलावा ये मोशन जो है इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट आ सकता है, या फिर कलेक्टिव जो आपकी ये होती है एग्जीक्यूटिव जो होती है उसके अगेंस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो या तो ये एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट आएगा, या फिर कलेक्टिवली पूरी सरकार के अगेंस्ट आएगा, ठीक है, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये पूरी कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही आता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट आ सकता है। ये किस तरीके से आएगा? जैसे पर्टिकुलर मिनिस्टर है आपका निर्मला सीतारमन सॉरी, ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जनरली क्या कहते हैं बयानबाजी जो है ऐसी करती रहती है कि जी रुपया जो है वो क्या कहते हैं वो वीक नहीं हो रहा, जो आपका ये है डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो या कोई मिनिस्टर कोई ऐसा बयान दे दे, ठीक है, जिसके फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो गलत हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो गलत हो, तब उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट सेंसर मोशन जो है वो ला दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट। और इसमें कलेक्टिव मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। वो किस तरीके से लाया जाता है? उसके लिए एक कंसेप्ट आता है आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई बिल जो है वो पास किया गया, ठीक है, या किसी मिनिस्टर ने कोई बात कही, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर बात कही जो जिसके फैक्ट्स और फिगर्स जो थे वो क्लियर नहीं थे, ठीक है। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इस तरीके से समझो कि ये जो है इनके बारे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि दे स्विम एंड सैंक टुगेदर, ठीक है, दे स्विम एंड सैंक टुगेदर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है अगर एक मिनिस्टर ने, ठीक है, इसको इस तरीके से समझो कि मान लो जैसे एकेडमी में हम टीचर्स हैं, ठीक है, तो हम जब क्या कहते हैं जब हम डील करते हैं आपस में, ठीक है, तो जब हम आपस में बैठे होते हैं तो हमारे विचार जो है वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंसान प्रो कांग्रेस हो, कोई पर्टिकुलर इंसान प्रो बीजेपी हो, कोई पर्टिकुलर इंसान जो है प्रो आप पार्टी हो, ठीक है। तो जब हम अपने पर्सनल स्पेस में बैठे हैं तो हमारे जो ये होते हैं क्या कहते हैं हमारे विचार जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तब हमारी वहां पे क्या बनती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है। लेकिन जैसे ही हम क्लास में आ जाते हैं, ठीक है, तो हमें जो अपना माइंड सेट होता है, या आपके जब टीचर्स जब आपके पेपर्स वगैरह चेक करते हैं तो उन्हें अपना माइंड सेट जो होता है उसको न्यूट्रल रखना होता है, ठीक है। तो वो चीज कहलाती है आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि हम जो है जैसे ही हम क्लास में आ गए तो हम एक क्या कहते हैं हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी एकेडमी में हो रहा है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए चीजें जो है उस तरीके से कंडक्ट करवानी है। हम वहां पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में बातें जो है वो नहीं कर सकते। यही चीज कहलाती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाना हो तो अगर पार्लियामेंट के लैंग्वेज में समझाना हो तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक मिनिस्टर ने बात कह दी कि ये चीज जो है ये अच्छी है, ठीक है, दूसरे मिनिस्टर्स भले ही उससे डिसएग्री करते हो, लेकिन वो जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कहेंगे कि हाँ हम भी इस चीज से एग्री करते हैं, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इनमें से एक मिनिस्टर उठ के कहे कि नहीं मैं आपसे अलग होता हूं, ठीक है, या मैं अपना रेजिग्नेशन देता हूं, मैं इस आपसे आपकी ये वाली बात जो है इससे सहमत जो है वो नहीं हूं, वो कहलाएगी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि मैं तो इसके लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है, आप चाहें तो मुझे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से केसेस जो है ऐसे हुआ भी है, जो हमारे ये थे क्या कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो नेहरू के साथ नहीं थे विद रिगार्ड्स टू आपके जो हिंदू बिल्स थे, ठीक है, क्योंकि हिंदू बिल्स जो थे वो क्या कर रहे थे कि जो हिंदू कम्युनिटी के जो SC/STs जो है उनके अगेंस्ट जा रहे थे वो बिल्स, ठीक है। तो उन्होंने जो था वहां पे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं पार्ट लेके वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ गए और उन्होंने खुद से जो है उनकी काउंसिल से रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है आपकी कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इससे रिगार्डिंग मैं देख लेता हूं कुछ और चीज आपसे हाँ, इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 75 क्लॉज 2 और इसके तहत आपका आता है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। तो ये जो है ये आपके मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कोई भी डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा लिया गया और यहाँ पे जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्टर्स क्या कहते हैं किसके लिए अपने एक्शंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आर्टिकल 75 क्लॉज इसके तहत 75 क्लॉज 2 के तहत जो ये जो है अपना ऑफिस जो है ये एंजॉय करते हैं ऑन द विश ऑफ ऑन द विल ऑफ आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के तहत ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट ये अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज ए MP एंजॉय करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो PM अगर चाहे तो प्रेसिडेंट को कह के उस पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है उसको रिमूव भी करवा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात जो है वो नहीं मानी, ठीक है, खुद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अलग कर दिया, ठीक है। तो ये सारा आपका कहलाता है इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब इसके बारे में हाँ, अब वापस आते हैं, ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब आते हैं वापस यहाँ पे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाएगा और जो आपका ये है सेंशन मोशन जो है ये सिर्फ इसके लिए जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी जा सकता है और इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है यहां पे, ठीक है, अगर ये मोशन पास हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर MP या MLA को रिजाइन करना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये पास हो जाता है तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है, और सबको जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सबको जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा किसके तहत, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। बस यही था आपका सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन और साथ में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ बिल जो है वो कवर करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बिल जो है उनके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अलग से क्लास जो है वो हम लेंगे। तो मैं आपको अगली क्लास जो होगी उसमें बताऊंगा कि ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, मनी बिल क्या होते हैं, फाइनेंस बिल क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको टेबल जो है एक और बनवाना है जिसमें हम देखेंगे कि सारे बिल जो है कौन सा बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होता है, देन उसके अलावा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, राज्यसभा की क्या एक्स्ट्रा पावर है, सॉरी लोकसभा की क्या एक्स्ट्रा पावर है राज्यसभा के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग, और उसके अलावा अगर डेडलॉक होता है या पॉसिबल है कि नहीं, और अगर डेडलॉक होता है तो वो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, देन उसके अलावा सारे बिल्स जो है कौन सी मेजॉरिटी से पास करने होंगे, ठीक है, और उसके अलावा प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं एक पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसका एक टेबल जो है वो कल नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपसे बनवाऊंगा, ठीक है। तो यहां ही तक थी आपकी क्लास, और अब आप क्या करो, मैं आपको 7-8 क्वेश्चंस जो है वो लिखवाने जा रहा हूं पार्लियामेंट से रिगार्डिंग और जो आपका ये है एग्जीक्यूटिव जो हमने कवर किया था उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप नोट कर लो और इनके आंसर जो है आप मेरे को लिख के जो है वो सेंड कर देना। मैं अपने आपके आंसर जो है वो चेक करके और इसी के ऊपर एक और क्लास जो है 2 क्लासेस जो है वो इसके ऊपर बना देंगे। जैसे ही हमारी पार्लियामेंट खत्म होती है तो 2 क्लासेस जो है वो आपको दे दी जाएगी इसके रिगार्डिंग, ये जो मेल्स आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लिखो सबसे पहला क्वेश्चन 2021 में आया था ये क्वेश्चन, डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज
Parliamentary standing committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control. Reverence, REVERENCE, reverence for parliamentary control. Question mark. Evaluate the working of such committees. Evaluate the working of such committees with examples, with suitable examples. ये क्वेश्चन आपका 2021 के मेंस में आया था, 2021 के मेंस में आया था ये क्वेश्चन, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। जब पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है वो करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अटॉर्नी जनरल इज चीफ लीगल एडवाइजर। अटॉर्नी जनरल is chief legal advisor and lawyer of the government of India. Discuss। 2019 का मेंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ कोट अनकोट में लिखना है इसको, यूजलेस स्टेपनी टायर। यूजलेस स्टेपनी, STEPNEY, स्टेपनी टायर। कोट अनकोट में लिखना है इसको, यूजलेस, USCLESS, यूजलेस स्टेपनी टायर। टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन, in past few decades, full stop. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible। 2020 का क्वेश्चन है मेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, explain the constitutional provisions under which legislative councils are established, full stop. Review the working and current status of legislative councils with suitable illustrations, full stop। 2021 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लिखो, the Indian Constitution has provisions for holding a joint sitting of two houses of the parliament, full stop। Enumerate the occasions when this would normally happen, and also the occasions when it cannot, comma, with the reasons thereof। ये है आपका 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वंस अ स्पीकर, कोट अनकोट में लिखना है इसको, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, कोट अनकोट को क्लोज कर दो। नेक्स्ट लिखो, डू यू थिंक दिस
Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of Speaker of Lok Sabha, objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha, question mark. What could be its implications? What could be its implications for the robust functioning of the parliamentary business in India? 2020 का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट लिखो, to what extent comma in your view again comma the parliament is able to ensure accountability of the executive in India. Next लिखो, simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering electioneering, but it will reduce the government's accountability to the people. Discuss. 2017 का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट लिखो, what do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work question mark. Discuss in this context the role of estimate committee. ये आया था आपका 2018 में. ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट से रिलेटेड. इनके आंसर्स जो है जैसे ही पार्लियामेंट आपकी सारी खत्म होगी, क्योंकि कमेटीज जो है उनके बारे में मैंने आपको कवर करवाना है थोड़ा सा, और जैसे ही ये जो है ये आपकी खत्म हो जाएगा, वैसे ही इन दोनों के जो मेंस आंसर राइटिंग की 2 क्लासेस लाएंगे हम. उसमें जो है ये सारे आंसर जो है वहां पे आपको डिक्टेट करवा दिए जाएंगे. ठीक है, तो अभी जो बाकी बच्चे जो हैं उनको नोट्स बनवाने हैं मैंने इससे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड. ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो सेशन ऑफ पार्लियामेंट.